चंद्रयान के इतने बड़े सक्सेस के बाद अब बारी है सूरज की एक और हिस्ट्री क्रिएट करने की, और इसीलिए इसरो ने 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को सक्सेसफुली श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ये भारत का पहला मिशन होगा जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। ये मिशन कुछ 5 साल का होने वाला है, जहां आदित्य L1 सन को ऑब्जर्व करके उसकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएगा। ये मिशन काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ हम ना तो चांद की तरह सूरज पर लैंड करने वाले हैं और ना ही सूरज के चक्कर लगाने वाले हैं, बल्कि आदित्य L1 स्पेस में बस एक ही पोजीशन पर स्थिर रह के 5 साल तक रिसर्च करने वाला है। कैन यू बिलीव दैट? ये इसरो के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। और क्या आपको पता है कि आदित्य L1 ये मिशन कैसे कंप्लीट करने वाला है? क्या क्या है इस मिशन को लेकर इसरो के मेन ऑब्जेक्टिव्स? सूरज के पास पहुंचकर आदित्य किन किन चीजों की स्टडी करेगा? एंड लास्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस मिशन को लेकर जो कि इसरो ने खुद बताई है। सो जानेंगे सब कुछ इन डिटेल इसी वीडियो में। चलिए धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, 0। सो इस मिशन की न्यूज साल 2008 जनवरी में ही रखी गई थी। तब से इस मिशन पर काम जारी है। सारी डेवलपमेंट प्रोसेस करने के बाद आखिरकार इस मिशन का नाम रखा गया आदित्य L1 और फाइनली सारी रिसर्च मैपिंग प्रोसीजर को डन करने के बाद 370 करोड़ के बजट में ये आदित्य L1 का मिशन रेडी किया गया और 2 सितंबर PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। आदित्य L1 ये काफी स्पेशल नाम है। आदित्य मीन्स हमारा सूरज और L1 ये क्या है? तो L1 मीन्स लैग्रेंज पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सूर्य की दूरी के केवल 1% है। और इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर होता है। बट ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो सुना है स्पेस में कोई भी चीज फेंकने पर उस पर ग्रेविटेशन फोर्स जमकर लगता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल होता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। नाम तो सुना होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होता यह है कि स्पेस में कहीं सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी पे भारी पड़ती है तो कहीं पृथ्वी की ग्रेविटी सूरज पे, और दोनों के इस ग्रेविटेशन फोर्स के बीच एक ऐसी जगह होती है जहां दोनों की ग्रेविटी सेम होती है और एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं करती, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस जगह पर स्टेबल रह सकता है। और इसी जगह को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और इस तरीके के कुल 5 पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। इसरो का ये मिशन L1 पर लॉन्च किया जाने वाला है और इसीलिए इस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। और ये L1 पॉइंट पर ही इस मिशन को लॉन्च किया गया, इसके पीछे भी इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर आप यहाँ देखोगे तो L2 ये पॉइंट सन से काफी दूर है, जिससे वहां से सन को स्टडी करना नामुमकिन सा है। और अगर हम L3 की बात करें तो ये पृथ्वी से काफी दूर हो जाता है, जिससे कि आदित्य L1 के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बचे हुए L3 एंड L4 पॉइंट के केस में बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहां से पृथ्वी और सूरज इक्वल डिस्टेंस पर है और नेचुरली ये सबसे अच्छी जगह हो जाती है सन को स्टडी करने के लिए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, इन दोनों पॉइंट्स पर पाए जाते हैं अर्थ ट्रोजन्स मीन्स स्पेस रॉक, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े पत्थर जो कि रॉकेट से टकराकर उसे कभी भी डैमेज कर सकते हैं और मिशन वहीं खत्म। और इसीलिए इन सभी रीजंस की वजह से L2, L3, L4 एंड L5 इन सभी को साइड करके इसरो ने L1 पॉइंट को सेलेक्ट किया। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। इसरो के साइंटिस्ट के मुताबिक ये जगह भी 100% स्टेबल नहीं है और इसीलिए 5 साल तक उस जगह पर स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए सॉल्यूशन में उन्होंने ये कहा कि आदित्य L1 उस पॉइंट पर स्टेबल ना रह के वहां पर एक ऑर्बिट यानी कि कक्षा तैयार करेगा, जिसको हेलो ऑर्बिट कहा जाएगा। और जैसे ही आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में आएगा और उसके चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा, उसी वक्त से वो सन को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और यहाँ तक पहुँचने में आदित्य L1 को कुल 127 दिन लगभग 4 महीने के आसपास का टाइम लगने वाला है और आपको ये प्रोसेस कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इसके बाद उसे थ्रस्ट यानी कि ज्यादा फ्यूल देकर उसकी ऑर्बिट की साइज को धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा एंड एट द एंड एक स्लिंग शॉट की मदद से आदित्य L1 को पृथ्वी के ग्रेविटेशन से दूर फेंक दिया जाएगा। और इसके बाद स्टार्ट होगा आदित्य L1 का नेक्स्ट फेज, जहां उसको धीरे धीरे फ्यूल देकर आगे बढ़ाया जाएगा और अंत में एट लास्ट फेज आदित्य L1 को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करके हेलो ऑर्बिट में लाया जाएगा।
एंड फाइनली अपने टारगेट स्पॉट L1 पॉइंट पर पहुंचाकर आदित्य L1 बिना किसी रुकावट के सन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा। अब आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या क्या स्टडी करेगा ये जानने से पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायमीटर पृथ्वी से करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है, वजन में ये पृथ्वी से करीब 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। और अगर आपको विजुलाइज करना है सूरज के साइज को पृथ्वी से कंपेयर करके, तो आप यहाँ देख सकते हो 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर समा सकते हैं। और जैसे धरती के अंदर अलग अलग प्रकार के लेयर्स होते हैं, वैसे ही सन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लेयर्स होते हैं। सबसे पहले सूरज के सबसे अंदर का लेयर कोर, जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है, जो कि धरती पर हमें गर्मी के रूप में महसूस होती है। इसका टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद सन का सरफेस फोटोस्फेयर, जो कि कोर से करीब 500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ होता है और जहां का तापमान अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। देन इसके बाद क्रोमोस्फेयर, जो कि फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर का लेयर होता है एंड ये 1500 से लेकर 5000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ होता है। इसका तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद तीसरा और सबसे बाहर का लेयर कोरोना, जिसमें 400 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है एंड इसका तापमान लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड सी बात है, जो कि आप गौर करोगे तो जैसे जैसे हम सन के कोर से दूर जा रहे हैं तो उसके लेयर का तापमान कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर आपने कभी कैंपिंग की होगी तो देखा होगा, हम आग से जितना दूर जाते हैं उसकी गर्मी कम होते जाती है और ये एक कॉमन सी बात है। बट सन के केस में ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे सन का सबसे आउटर लेयर कोरोना, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा है। और ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है साइंटिस्ट के लिए। हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ कुछ राज खोलेगा। आदित्य L1 का ये मिशन ये सन के ऊपर के 3 लेयर को स्टडी करने वाला है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर रह के ये किया कैसे जाएगा, और इसीलिए अब पिक्चर में आएंगे आदित्य L1 के वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जिनसे ये पॉसिबल हो पाएगा। बट उससे पहले ये जान लो कि सन से क्या क्या चीजें बाहर निकलती है जिसका आदित्य L1 स्टडी करेगा। सबसे पहले तो हीट एंड लाइट, जो कि हम सब जानते हैं सूरज से निकलता है। इसके अलावा सूरज से वो हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इन रेडिएशन में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी रेज सन अपने ओर एब्जॉर्ब भी करता है और कभी कभी अपने से रेडिएट यानी कि बाहर भी फेंकता है, जिससे कि इसके आसपास जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट करती रहती है उन रेज के कारण वो या तो टोटली डैमेज हो जाती है यानी कि वो टोटली खत्म हो जाती है, या फिर उसका कनेक्शन साइंटिस्ट से टूट जाता है। और इसके अलावा सूर्य से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि एक भारी स्ट्रोम, एक पानी के बहाव सा, जो कि काफी भयानक होता है। और इनमें सूर्य के प्लाज्मा एंड हीट बाहर की ओर फेंके जाते हैं, जिनके कारण आसपास के सारे चीज तबाह हो जाती है। और इसीलिए इन सारी चीजों का स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आदित्य L1 करने वाला है। और इसीलिए इनमें 7 पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिसको 7 पेलोड्स भी कहा जाता है। पहला है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट में वेल्क। ये कोरोना लेयर की स्टडी करेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उसका तापमान क्यों इतना ज्यादा है। एंड इसके साथ साथ ही कोरोना मास इजेक्शन में CMEs की भी स्टडी करेगा। एंड इसके बाद दूसरा है सोलार अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में शूट। ये बिल्कुल मोबाइल के कैमरे की तरह काम करेगा। ये सूरज के फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर लेयर की स्टडी करेगा एंड उनके इमेजेस क्लिक करके इसरो तक पहुंचाएगा। इसके बाद तीसरा है सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। एंड चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोस। ये दोनों ही सन से निकलने वाले सोलार फ्लेयर्स मींस अचानक जो सन में विस्फोट आते हैं उसके बारे में जानकारी लेगा। इसी के साथ साथ उसमें निकलने वाले किरणों और सूर्य के तापमान के बारे में मेजरमेंट्स करेगा। पांचवा है आदित्य सोलार वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। एंड इसके साथ छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों ही सोलार वाइंड्स की स्टडी करेंगे। एंड आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, MAG, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि L1 पॉइंट के अराउंड होंगे।
तो इन 7 में से 4 पेलोड डायरेक्ट सूरज की स्टडी करेंगे एंड बाकी के 3 पेलोड्स उस L1 पॉइंट के अराउंड अपने वर्क में रहेंगे। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आदित्य L1 सूरज और उसमें होने वाले एक्टिविटीज का ऑलमोस्ट कंप्लीट पिक्चर हमको दिखाएगा, और इसीलिए ये काम करने के लिए हमें अर्थ के बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कई रेडिएशन, कई रेज और अलग अलग चीजें हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण पृथ्वी के अंदर आने से रोकी जाती है, जो कि इंसान के लिए तो काफी लाभदायक है बट रिसर्च के लिए नहीं। और इसीलिए आदित्य L1 को एक ऐसे पॉइंट पर भेजा जा रहा है जो कि सूरज की अच्छे तरीके से स्टडी करेगा और वो सारी जानकारी हम तक पहुंचाएगा, जो कि हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड और स्पेस इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज भारत स्पेस में एक उभरता सितारा बनने जा रहा है और इसके एम्बिशंस धीरे धीरे और भी बड़े होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने तिरंगे को और भी ऊंचा लेकर जा पा रहे हैं, जिससे कि सभी भारतीयों को खुद पर और भी ज्यादा गर्व होना चाहिए। और अगर आप भी इसरो को चंद्रयान 3 या फिर आदित्य L1 के लिए बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में एक आसान लैंग्वेज में सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी धमाकेदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।